बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कल हमने 30 MCQs हल किए थे, तो आज रिमेनिंग 30 MCQs जो हैं वो आज करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि कल के MCQs आपको समझ में आ चुके होंगे, और आज बाकी जो MCQs हैं वो करेंगे। तो आप अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें से काफ़ी सारे MCQs आपके पेपर में मिलेंगे आपको। तो एक बात आपको मज़ीद बतानी है कि ये दो MCQs हमने हल किए थे, इनका सलूशन मैंने आपको कल प्रोवाइड नहीं किया था। तो आज मैंने इन दो के स्पेशली MCQs के सलूशन तैयार किए हैं और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, ये 17 नंबर MCQs था। इफ़ A इक्वल टू आई, B इक्वल टू जे और C इक्वल टू के, तो A डॉट बी क्रॉस सी, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकता है B क्रॉस सी को, और इस तरह ही भी लिख सकता है। तो इसमें आप पहले क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर निकालेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर है, मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू पुट करें। A डॉट बी क्रॉस सी, A आपका I है, B आपका J है और C आपका K है। तो अब इनको आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको ये तरीका बताया था कि ये एक सर्कल बना के उसमें ये इस तरह से आप मल्टीप्लाई करें, जे क्रॉस के। जे और के को जब क्रॉस करते हैं तो जे, इसका जो एंटी क्लॉकवाइज आप इसको प्रोडक्ट करेंगे तो आपका आंसर रिमेनिंग जो बच जाएगा वेक्टर, यूनिट वेक्टर, वो होगा। तो इसका आंसर हो गया आई। तो अब आई जो है यहाँ आप लिखेंगे। तो देखिए, इसमें आपने ये लिख दिया, इसका आंसर जे क्रॉस के का आंसर आई। तो आई पहले से मौजूद है, तो आई डॉट आई हो गया अब। और आई डॉट आई चूंकि सेम यूनिट वेक्टर्स हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर्स हैं, तो अब इनके बीच में एंगल ज़ीरो हुआ करता है। तो ए डॉट बी इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा। तो आई डॉट आई इक्वल होगा आई मैग्नीट्यूड, फिर एक आई मैग्नीट्यूड कॉस ज़ीरो। तो आई मैग्नीट्यूड का मतलब होता है यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होती है हमेशा वन होती है, और ये वन मल्टीप्लाई वन, और कॉस ज़ीरो भी वन होता है। तो ओवरऑल इसका आंसर वन आ गया। तो कल मैंने इसमें शायद गलत मार्क किया हुआ था, ज़ीरो मार्क किया हुआ था, इसकी वजह से मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ ये आपको दोबारा करा दिया है ताकि आप इस तरह की गलती ना करें। उसके बाद एक 19 जो MCQ था उसका भी मैंने ये सोल्यूशन नहीं लिखा हुआ था, तो मैंने कहा कि ये भी आपको प्रोवाइड कर दूं ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए। तो देखें, ये जो क्वेश्चन था ये मैंने यहाँ एज इट इज़ लिख दिया। इसमें उसने आपको A4 की वैल्यू दी हुई है और A5 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A5 यहाँ लिख दें n की जगह, और इसमें भी n की जगह 5 लिख दें, और इस n की जगह भी 5 लिख दें। तो ये बन जाएगा A5 माइनस A4 इज इक्वल टू 5 प्लस 1। तो A5 माइनस A4 की वैल्यू उसने दे रखी है, वो आप पुट करेंगे इज इक्वल टू 6, और इस वाले नंबर को आप इधर शिफ्ट करें, -14 को इस तरफ 6 के साथ, तो ये हो जाएगा 20। तो A5 इज इक्वल टू 20। दिस इज राइट आंसर। अब हम अपने जो एक्चुअल नंबर की सीरीज है 31 से 60 तक की, उसको शुरू करते हैं। तो देखिए, 31 MCQs है। द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स बी सीटेड अराउंड अ टेबल इज। तो इसको कहते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन। तो सर्कुलर परम्यूटेशन जो है उसमें एक फार्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। सर्कुलर परम्यूटेशन का मतलब ये है कि एक राउंड टेबल है, उसके इर्द गिर्द कुछ लोग बैठे हुए हैं। जितने लोग बैठे हैं उसको आप कह दें कि n है। तो अब अगर इसकी तरतीब बदल दी जाए बंदों की बैठने की, तो कितनी तरह से वो बैठ सकते हैं। तो इसको फाइंड करने का तरीका यह है कि n की जगह जो भी नंबर आप
पर्सन्स वहाँ बैठे होंगे राउंड सर्कल, राउंड टेबल के ऊपर, तो उसको लिख के -1 और फैक्टोरियल कर दें। तो हमारे पास उसने कहा है कि 7 पर्सन्स हैं, यानी 7 गर्ल्स बैठी हुई हैं राउंड टेबल पे। तो n की जगह 7 लिखेंगे और 7 - 1 6 फैक्टोरियल, और ये आपका आंसर आ गया 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो आप इसको कैलकुलेट कर लें। 6 × 5 × 4 × 3 × 2 या फिर डायरेक्टली आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितने पर्सन वहाँ बैठ सकते हैं, किस ऑर्डर में बैठ सकते हैं। तो ये आप देखेंगे, आपका एमसीक्यूज अगर इस फॉर्म में है तो ये आंसर होगा, अगर न्यूमेरिक फॉर्म में होगा तो वो आप चूज कर लेंगे कैलकुलेट करके। तो ये बहुत आसान सा एमसीक्यूज था। एक और चीज़ भी साथ ही बता दूं, अगर की चेन जो कि एक सर्कल की तरह से होती है, तस्वीर जैसे होती है, वो उनके सारे चेन्स आपस में इंटरलिंक होते हैं, तो आखिरी जो एंड्स होते हैं वो भी आपस में इंटरलिंक होते हैं। तो इसलिए इसका फार्मूला ये होता है 1/2 n - 1 फैक्टोरियल, उसी के साथ 1/2 लगा दें या इस पूरे को 2 से डिवाइड कर लें, तो ये आपका इस तरह से आंसर आ गया। तो ये अगर आपसे की चेन या नेकलेस वगैरह इस तरह की कोई तस्बीह वगैरह इस तरह का जिक्र करे, तो इस तरह से परमुटेशन निकाल सकते हैं। ये मैंने अलग से बता दिया आपको, आपके नॉलेज के लिए। इस एमसीक्यू से इसका कोई लिंक नहीं है। उसके बाद कॉम्बिनेशन है 13C11। तो इसकी वैल्यू निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, ये है इसका फार्मूला NCR का। N यहाँ लिखते हैं, R यहाँ लिखते हैं बुक के अंदर, लेकिन हमारे पास जो वर्ड में आजकल नया वर्जन आया हुआ है उसमें ये मुझे मिल नहीं रहा, तो इसलिए ऐसे ही लिखना पड़ा NCR। और फिर इसको n फैक्टोरियल लिखते हैं, फिर R फैक्टोरियल लिख देते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस करके यहाँ फैक्टोरियल लिख देते हैं। तो ये आपका आंसर इसकी वैल्यू पुट करने से आ जाता है 13 फैक्टोरियल। तो नीचे वाले का एज इट इज़ फैक्टोरियल, और फिर दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो गया। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि नीचे जो नंबर बड़ा है इन दोनों में से, उसको वहाँ तक इसको खोल लें ऊपर वाले को छोटा करके, तो फिर ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका आंसर ये आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन इज, एक कॉइन है, उसकी दो साइड्स होती हैं, हेड और टेल। तो अगर हम उसको टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी 50-50 रिजल्ट आता है। तो इसका मतलब है हाफ चांसेस होते हैं हेड आने के, हाफ चांसेस होते हैं टेल आने के। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप देखेंगे आउटकम कितने आ सकते हैं। हेड है और टेल है, दो ही आउटकम है। तो ये इसको कहते हैं सैंपल स्पेस। जितने आउटकम टोटल हो सकते हैं उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। और जो इसमें इवेंट जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, जो फेवरेबल इवेंट है, वो आप ऊपर लिख देते हैं। हेड चाहिए तो हेड लिख दें, टेल चाहिए तो टेल लिख दें। टेल, हाउ मैनी टेल्स इन अ सिंगल टॉस, 1, और टोटल साइड्स 2, तो 1/2 इज द आंसर। इसी तरह से टेल का हो या हेड का हो, एक ही आंसर होगा। 1 dice is rolled, the probability of not getting 6। इसके दो तरीके मैंने बताए हुए हैं यहाँ पे। एक तरीका तो ये है कि जो कि डायरेक्ट मेथड हो सकता है। डायरेक्ट मेथड में आप ये देखें कि अगर 6 उसमें से हटा दें डाइस में से, तो बाकी कितनी साइड्स बच जाती हैं? 5 बचेंगी। तो टोटल साइड्स होती हैं 6। तो उसका मतलब है 6 में से एक आ नहीं रही है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है या लाना नहीं चाह रहे, ये वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसका मतलब है कि 5 चांसेस हो सकते हैं दूसरे साइड्स के आने के। तो इसलिए 5/6 इसका आंसर हो गया, क्योंकि ना आने के चांसेस 5 है, और जो टोटल जो उसके साइड्स होती हैं वो 6 होती हैं। तो 5/6 इज़ द आंसर, ये मैंने लिख दिया है। ऑर्डर ऑफ नॉट नो नंबर्स एक्सेप्ट 6, तो 5 है, और टोटल सैंपल स्पेस की वैल्यू जो है वो 6 है, तो 5/6 इज द आंसर। दूसरा मेथड ये होता है कि
मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है और मिनिमम 0 होती है। तो 1 जो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसमें से 6 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 6 आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो माइनस कर दें, नॉट जब भी आए तो माइनस कर दें। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 1/6 है। तो 5/6 इज द आंसर। तो ये आपका दूसरा तरीका है, जो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इफ अ बैलेंस die is rolled, then the probability of getting 2 or 5। एक बात आप नोट कर लें अपने पास कि अगर और कहीं भी आ जाए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में, तो इसका मतलब है हमने दोनों की प्रोबेबिलिटी के दरमियान प्लस लगा के इसको हल करना होता है। तो ये देखें, 2 और 5, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। तो ये इस तरह से फाइंड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, आप देखें डाइस में से 2 आने के चांसेस कितने हैं, 1/6 है। और फिर 5 आने के चांसेस कितने हैं, 1/6 है। तो यानी सैंपल स्पेस नीचे लिखते हैं, और जो जो हमें रिक्वायर्ड होता है, फेवरेबल हमारा जो इवेंट है उस वक्त, उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी निकल आई। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 1 + 1/6, तो इसका आंसर आया 1/3। तो इसका आंसर 1/3 ही है। और इफ अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक ही दफ़ा आपको डाइस रोल कर दी है, और तो कहता है कि और नंबर जो हैं उसके अंदर डॉट्स हैं या नंबर्स हैं, उनके आने के क्या चांसेस हैं। तो पहले तो हम सैंपल स्पेस जो है वो बनाएंगे। सैंपल स्पेस एस जो है हमारा, और डाइस को गौर से देखें उसमें कौन कौन से नंबर डॉट्स की फॉर्म में बने होते हैं। 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 6 डॉट तक होते हैं। तो ये हमने सारे लिख दिए। अब ऑर्डर ऑफ सैंपल स्पेस 6 है, सारे काउंट कर लें तो ये 6 बन गया। अब ऑर्डर ऑफ ऑड नंबर्स, इस सैंपल स्पेस के अंदर से देखें आपके पास ऑड नंबर्स कितने हैं। तो एक ऑड नंबर 1 है, एक 3 है, एक 5 है। तो हाउ मैनी नंबर्स ऑफ ऑड, ये 3 हैं। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑड नंबर अपॉन और ऑर्डर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये सैंपल स्पेस को आप लिख देंगे नीचे, और ऊपर जो आपके पास और नंबर्स हैं उनकी तादाद लिख दिए। तो ये आपके पास 1/2 आंसर आ गया। उसके बाद ये मैंने आपको पहले भी बताया, जहाँ एफ आएगा तो वो फेलियर के लिए पेपर होता है, और जहाँ एस आएगा वो सप्ली का पेपर होगा। और अगर यहाँ पे ई होगा तो प्री इंजीनियरिंग का पेपर होगा, सी होगा तो कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 37 MCQs है। द नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसका एक रूल है कि जितने भी पावर हो इसके ऊपर, बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म का एक फार्मूला बनाया हुआ है, तो पावर की फॉर्म में इसको बाइनोमियल कहते हैं। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, बाइनोमियल। ये बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें पावर 9 दी हुई है। तो पावर 9 जो है वो आपका n है, ये आपका a है, और ये आपका b है। तो बाइनोमियल a और b हैं, तो दो टर्म और इसके ऊपर पावर n जो कि 9 है। अब इसकी नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना हो तो आप इसमें 1 ऐड कर दिया करें, क्योंकि एक टर्म हमेशा एक्सपेंशन के बाद ज़्यादा ही बनती है। जैसे कि आप फार्मूला पढ़ चुके हैं a+b² का। इसमें a+b² का फार्मूला होता है a² + 2ab + b²। 3 टर्म्स बनती हैं स्क्वायर के खोलने से, इसलिए नंबर ऑफ टर्म 3 हो गई, पावर 2 थी। और अगर 3 पावर होती तो 4 टर्म्स होती, अगर 9 है तो 10 हो जाएंगी। तो फार्मूला ये है सिंपल सा, n में जो इसकी पावर है इसमें 1 ऐड कर दिया करें, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स बन जाती हैं इस तरह से। तो ये एक MCQ कई दफ़ा आ चुका है, तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश की है, और बहुत सिंपल है ये। मिलर टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a + b⁴ 16।
तो अभी मैंने आपको बताया 16 पावर है, तो इसकी अगर ओपन कर दें, इसको एक्सपेंड कर दें, तो 17 टर्म्स बनेंगी। 17 टर्म में से एक तरफ से एक टर्म निकालें, दूसरी तरफ से एक रिमूव करते जाएं, तो आखिरी में बीच में एक टर्म बच जाएगी। तो वो मिडिल टर्म कौन सी होगी? तो वो उसको या तो आप 17 तक नंबर लिखें, एक एक काटते जाएं, एक एक एंड से दूसरे एंड से, तो जब जाके मालूम होगा लंबा काम करने से। और एक सिंपल सा फार्मूला है, उसको आप याद कर लें, तो उसको यूज़ करते हुए बहुत आसानी से फिंगर टिप्स के ऊपर आपके पास इसका आंसर आ जाता है। वो फार्मूला है n+2/2। n इसकी पावर है, इसमें 2 ऐड करते हैं और अपॉन 2 करेंगे, तो ये आपके पास ये 9th टर्म बन गई। तो ये है मिडिल टर्म फाइंड करने का तरीका। इसी तरह से अगर यहाँ ऑड पावर होती तो इसकी इवन नंबर ऑफ टर्म बन जाती हैं, तो इसका फार्मूला होता है n+1/2 टर्म प्लस और n+3/2 टर्म। यानी यहाँ n की 1 की जगह 2 की जगह 1 आ जाता है, और फिर कॉमा लगा के n+3/2 टर्म करते हैं, तो दो टर्म उसके बीच में आती हैं मिडिल टर्म। तो इसलिए वो जब इवन आएगा तब देखें। तो अभी तो मैं ऑड नंबर ऑफ टर्म्स को मिडिल टर्म बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ। अगर इसकी खोलने पर ऑड नंबर ऑफ टर्म बनती हैं, तो उसके लिए ये तरीका है। पहचान इसकी है कि इवन नंबर होना चाहिए, तो ये मिडिल टर्म एक ही बनेगी। उसके बाद ये 9th टर्म बन गई। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1+x⁴ द कोफिशिएंट ऑफ 6th टर्म इज। देखें, अगर आपको इसका कोफिशिएंट फाइंड करना हो, तो इसका ये सिंपल सा एक फार्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ r+1th टर्म NCR। NCR जो है ये आप लिखेंगे, n इसकी पावर है, r जो है कि टर्म का जो नंबर होता है उससे एक नंबर छोटा होता है। जैसे अगर 7वीं टर्म है तो यहाँ 6 लिखेंगे, 10वीं टर्म है तो यहाँ 9 लिखेंगे। अभी आपसे 6 टर्म का कह रहा है, तो आप यहाँ 5 लिखेंगे, तो ताकि ये 5+1 करते हैं तो ये 6 बनता है। तो इसका मतलब है आर आप क्या यूज़ करेंगे, जो भी नंबर आपको दे उसमें आप डाल के वो नंबर बनाने की कोशिश करें। अगर 9th का टर्म कहता है, तो 8+1 करेंगे तो 9th बनेगा, तो 8 यहाँ ये लिखेंगे। अभी आपको 6 टर्म कह रहा है, तो 6 टर्म के लिए आप इसमें क्या नंबर डालें कि ये 6 बन जाए आंसर, 5+1। तो आर की जगह आप 5 लिखेंगे, और एन की जगह ये इस एक्सपेंशन में जो नंबर दिया हुआ है इस फार्मूले में, बाइनोमियल में, ये आप इसमें लिख देंगे। तो इस तरह से इसको ओपन कर देंगे फार्मूले से, या कैलकुलेटर को यूज़ करके। कैलकुलेटर में इसका फंक्शन शिफ्ट करके डिवाइड का बटन दबाएंगे, तो ये फंक्शन आ जाता है, आपके कैलकुलेटर में होता है ये। तो इससे दबा के भी आ जाएगा, और कैलकुलेट करेंगे 7 फैक्टोरियल/5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस, और इस तरह से कैलकुलेट कर लें। उसके बाद है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन r+1th टर्म ऑफ 1+x⁴n इज। इसका मतलब है इसकी दरमियान में से कोई ट्रम्प पूछ रहा है, आखिरी ना ट्रम्प पूछ रहा है ना पहली पूछ रहा है, बल्कि दरमियान में से कोई ट्रम्प पूछ बैठा है। तो अब आप क्या करें, ये फार्मूला बाइनोमियल थ्योरम का इस तरह होता है, a+b⁴n an+n a⁴n−1 b⁴1 प्लस n × n−1/2 फैक्टोरियल a⁴n−2 b⁴2। जो यहाँ फैक्टोरियल का नंबर होता है वही इसमें से माइनस होगा, वही इसकी पावर बनेगा। तो इसी तरह से एंड सो ऑन। फिर n n−1, तो n−r+1/r फैक्टोरियल और x⁴r। तो ये जनरल टर्म कहलाती है, या r+1th टर्म कहलाती है। ये r+1th इसकी वजह से। तो फिर डैश 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 लास्ट टर्म b⁴n होगी। तो बीच में से कोई सी टर्म जो आपसे पूछेगा उसको हमने जनरल टर्म का नाम दे दिया, या r+1th टर्म का नाम दे दिया। उसकी वजह ये है कि ये एक टर्म एक्स्ट्रा होती है, जहाँ से शुरू कर रहे हैं गिनना शुरू करें, तो ये एक टर्म r से ज़्यादा हुआ करेगी। तो इसलिए r+1 टर्म का ये फार्मूला है, और इसी को मैंने जनरल टर्म या r+1 टर्म नाम दिया है। तो ये आपसे पूछ रहा है, हालांकि इसने लिख दिया r+1 टर्म NCR x⁴r, और ये सारे जनरल टर्म भी, ये सारे ऑप्शन तो सही हैं, लेकिन आपसे चूंकि वो फार्मूले की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो ये आपकी
आंसर में आंसर आएगा। उसके बाद है 1 + 2x + 3x² प्लस सो ऑन, 4x³ आएगा फिर एंड सो ऑन। तो ये फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो बाइनोमियल सीरीज को शो कर रहा है। बाइनोमियल सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें इसके ऊपर जो पावर होती है वो माइनस में हो या अपॉन में हो तो बाइनोमियल सीरीज बन जाती है। इसमें अब तक जो बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ रहे थे उसमें पावर प्लस थी, ये उसने भी यहाँ कह दिया नेचुरल नंबर है, देखें प्लस का नंबर है। इसमें जो यहाँ थे ये भी पावर जो है इसकी ये प्लस थी, लेकिन यहाँ पे जो पावर है वो जब माइनस हो जाती है तो उसको बाइनोमियल सीरीज या इसको अपॉन में पावर आ जाए या माइनस में आ जाए इसको बाइनोमियल सीरीज कहेंगे। इसको ये सीरीज बना के दे दी, वो कहता है कि आंसर बताएं इसका क्या होगा। इसका आंसर फाइंड करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ से सीरीज 1 से शुरू होती है, ये जो बाइनोमियल सीरीज होती है इसको 1 से शुरू करना होता है, 1 तो यहाँ भी 1 होगा। तो और फिर इसके बाद यहाँ पे एक एक पावर बढ़ती जाएगी एक्स की और इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसको बंद करने का तरीका ये है कि यहाँ से आप ले लेंगे 1 और सारे टर्म चूंकि प्लस के हैं तो यहाँ से भी एक माइनस लगा देंगे और पावर में यहाँ माइनस लगा देंगे। तो पावर जो है ये जो नंबर है इसका एक्स का कोफिशिएंट ये यहाँ पावर में आ जाएगा। ये बात याद रखें, सारी टर्म अगर प्लस की हैं तो यहाँ भी माइनस आएगा और पावर में भी माइनस आएगा, और इसमें पावर जो होगी वो ये जो कोफिशिएंट है वो आएगा इसके ऊपर -2। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया 1 - x⁻²। तो और इसके बाद अगर यहाँ फर्ज करें 1 + x x³ इस तरह से होता रहता तो 1 फिर -x⁻−1 होता, तो ये वाला फार्मूला इस तरह का होता। उसके बाद है 42 नंबर। अब फंक्शन f इज फंक्शन फ्रॉम x टू y, दो सेट हैं x और y। वो x जो है उसकी हर वैल्यू y के अंदर उसका मैप या इमेज होता है मौजूद, तो इसको हम फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन की टाइप्स होती हैं, इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, सरजेक्टिव है। तो इंजेक्टिव फंक्शन उस वक्त होगा अगर एक सेट है उसका जो करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है या उसका इमेज है वो इसके अंदर एक एक का मौजूद हो, हर एक का अपना रिलेटेड नंबर मौजूद हो। यानी 1 के साथ जो नंबर मैच कर रहा है वो इसके साथ हो, एक नंबर इसके दूसरे नंबर के साथ मैच कर रहा है उसका मौजूद हो, तीसरा नंबर एक मैच कर रहा है वो भी मौजूद हो, यानी 1 to 1 क्रॉसपॉन्डेंस हो। तो 1 to 1 क्रॉसपॉन्डेंस का मतलब होता है कि हर एलिमेंट का एक पार्टनर वहाँ पे दूसरे सेट में मौजूद हो, तो उसको हम कहते हैं इंजेक्टिव। और तो ये डिस्टिंक्ट इमेज का मतलब होता है उसका एक ही सिंगल सिंगल जो है ना वो इमेज मौजूद होना चाहिए, तो एक के दो नहीं होने चाहिए। तो ये आपका डिस्टिंक्ट का मतलब होता है, तो ये इंजेक्टिव कहलाता है। फंक्शन एफ जो है वो दो वेरिएबल वाला है जिसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है, और कहता है कि ए इसमें ज़ीरो नहीं है, और इसमें y = ax² प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो ये आप पहचानते हैं, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो इसका मतलब है ये फंक्शन क्वाड्रेटिक है, यानी x² प्लस एक्स और सी इस तरह से हो तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ये आपको अच्छी तरह से पता होगा, 9th 10th में भी पढ़ चुके हैं। एक स्ट्रेट लाइन है, उसका जब भी आप ग्राफ बनाते हैं, आप मैट्रिक में कर चुके हैं, स्ट्रेट लाइन जैसे होती थी उसका ग्राफ जब बनाते थे एक स्ट्रेट लाइन बनती है, बिल्कुल सीधी लाइन बनती है। उसके लिए क्या होता है 3x + 4y = 5 इसकी इक्वेशन बना लें, या x + 2y = 3 और इसकी इक्वेशन इसका ग्राफ बनाएं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती थी मैट्रिक में भी। तो ये इसका आंसर है स्ट्रेट लाइन। उसके बाद f इज अ फंक्शन ऑफ एक्स और वाई, वाई और एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
तो 5x प्लस 4y इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर दिस दिस एंड दिस एंड दिस। चार उसके फिजिबल रीजन बनाए। एक जब दो इंटरसेक्शन करती हैं लाइंस का ग्राफ, तो जो इंटरसेक्शन करने वाला रीजन होता है उसके अंडर में जो शेडेड पोर्शन होता है उसको कहते हैं फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन के वो अगर फिगर जो बनी है चार कोने वाली फिगर बन गई है तो उसके चार ये कॉर्नर्स होंगे। ट्रायंगल बन गई तो तीन उसके वो कॉर्नर्स होंगे, तो इसको कहते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। तो अब कॉर्नर पॉइंट्स उसने दिए हुए हैं। अब इन पॉइंट्स में से एक ऐसा है जिसके इस में पुट करने से सबसे बड़ा आंसर आता है, उसको कहते हैं कि ये फंक्शन मैक्सिमम हो गया, ये फंक्शन जो है मैक्सिमम है। तो वो चेक करें, यहाँ 0 0 है तो मिनिमम आंसर आएगा, यहाँ एक जीरो है एक नॉन जीरो है, इसमें एक जीरो एक नॉन जीरो, इनमें से किसी से भी बड़ा नंबर आंसर नहीं आएगा। यही एक ऐसा है जिससे हाईएस्ट नंबर आएगा, तो ये 41 आ रहा है। बाकी कुछ डाल के देख लें, यहाँ 0 आ रहा है, इससे इससे आई थिंक 20 आएगा, इससे 24 आएगा, तो ये इससे 41 आ रहा है, यही हमारा आंसर है। तो रीजन ऑफ सॉल्यूशन इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड, अभी मैंने बता दिया, इसको फिजिबल रीजन कहते हैं, जहाँ दो लाइंस इस तरह से कट करती हैं। तो जो रीजन जो है जिसको शेड किया होता है, जो कि उसके इंटरसेक्शन पॉइंट के अंडर में होता है या बाहर होता है, वो उसको कहते हैं फिजिबल रीजन। उसके बाद है 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 + 1 + tan² थीटा का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये मैट्रिक बेस्ड फार्मूला है। तो अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दें 1/sec²। 1/sec² का जो रेसिप्रोकल करेंगे तो cos स्क्वायर होगा, तो ये इसका आंसर है। ये वैल्यूज जो हैं आप नोट कर लें, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि साइन और टेन सेक, सॉरी कॉज और सेक जो है वो अगर उनमें माइनस यहाँ लगा दिया जाए तो वो प्लस बन जाता है। बाकी जितने भी चार बचते हैं वो माइनस ही शो कर देते हैं, जैसे कि साइन है, कोसेक है, टेन है, कॉट है। ये अगर यहाँ माइनस लगाएंगे तो ओवरऑल वैल्यू कैलकुलेटर में भी डाल के देखेंगे तो माइनस में आपको आंसर दे देगा। तो ये चार ऐसे हैं जिसमें कॉस और सेक, जो कि उसका उलट है, रेसिप्रोकल है, वो प्लस ही कर देते हैं। आप कैलकुलेटर में वैल्यू डाल के देख लें, कॉस -30 और फिर उसके बाद cos 30, दोनों की वैल्यूज़ देखें, सेम ही आंसर आ रहा होगा। तो इसलिए जिन दो की वैल्यू प्लस में आती हैं बाकी सब की माइनस आती हैं, ये याद कर लें। ये कॉट इसका आंसर आ गया माइनस में। इसी तरह से हाफ एंगल फार्मूला कॉस का है S × S - A/BC। मैंने बताया था, यहाँ अगर अल्फ़ा होता है तो यहाँ उससे रिलेटेड साइड यहाँ माइनस करते हैं और एस सिंपल ऐसे ही लिख देते हैं। एस सेमी पेरीमीटर होता है, तो अपॉन में जो इसके अलावा साइड बचती है वो नीचे लिख देते हैं। ये कॉस में फार्मूला है, तो ये इसका आंसर ये आ गया। बाकियों को भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं, तो आप देख लें। साइन अगर हुआ तो S - B S - C, जो यहाँ नहीं है वो साइड से यहाँ लिख दी और नीचे इन दोनों को नीचे भी लिख दिया। और टेन अगर आएगा तो ये ऊपर आ जाएगा और ये अपॉन में नीचे आता है, साइन अपॉन कॉस होता है टेन के बराबर। तो इसमें ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो ये देखें इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से अगर वो आए तो वो भी आप कर सकते हैं, मैंने तरीका बता दिया। इसी तरह से बीटा के हिसाब से भी आ सकता है, cos β/2, तो यहाँ बीटा से रिलेटेड साइड आ जाएगी। गैमा होगा तो गैमा से रिलेटेड साइड आएगी, तो इसमें जो साइड होगी वो हटा के बाकी दो साइडें नीचे लिख देंगे, तो ये इसका आंसर है रूट के अंदर। तो ये आंसर है इसका। साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये फार्मूला है साइन u प्लस साइन v। इस तरह से ये फार्मूला याद कर लें। तो इसमें माइनस का फार्मूला ये होता है, जब इनको दो फार्मूले लेके माइनस करेंगे तो ये फार्मूला बन जाता है। तो ये याद करना होगा आपको, ट्वाइस ऑफ कॉस u प्लस v/2 साइन u माइनस v/2।
यहाँ u को उसने अल्फ़ा ले लिया है, v को उसने बीटा ले लिया है, इस फार्मूले में डाल दें तो ये देखें, इसकी जगह लिख दें अल्फ़ा और यहाँ बीटा, और यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 और अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 इसने अरेंज किया हुआ है, और कुछ भी नहीं है। आपका आंसर आ गया ये। तो इस तरह से कॉस 2 थीटा डबल एंगल फार्मूला कहलाता है ये। डबल एंगल फार्मूले में अ, अगर थीटा प्लस थीटा मैं लिख दूं यहाँ पे, साइन थीटा प्लस थीटा, तो ये खोलने पर सेम सेम टर्म बन जाती हैं, तो उसको प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। इस तरह से कॉस 2 थीटा का फार्मूला भी लिखा है और टेन का भी लिखा है, इनको भी आप याद कर लें। और थोड़ा सा तेज़ी दिखानी पड़ेगी क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया हमारे पास। 1 - cos थीटा, ये फार्मूला याद कर लें कि 1 - cos 1 + cos, 1 - cos आ जाए तो इसका जो एंगल यहाँ दिया हुआ है वो यहाँ लिख दें अपॉन 2, और यहाँ एंगल लिख के अपॉन में 2 आएगा, तो ये 1 - cos ये बन जाएगा थीटा, तो और ये 2 इस तरफ चला गया तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद ये अगर एंगल एक ट्राइंगल बना लें, उसमें एंगल ए को स्टैंडर्ड पोजीशन मान लें, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर ले लेते हैं एंगल ए को, तो स्टैंडर्ड पोजीशन कहलाती है। तो ये फार्मूला हमारा कहलाता है लॉ ऑफ कोसाइन में, A² = B² + C² माइनस BC cos, ये वाला फार्मूला हो गया। 2BC, सॉरी इसमें 2 लिखना भूल गया मैं टाइपिंग करना, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा इसमें। तो उसके बाद ये सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, जितनी इसमें साइड्स होती हैं सबको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और ये 5 इसका आंसर आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 2 साइड्स और एक एंगल दिया जाए, जो आपको 2 साइड्स दी जाएं तो उस साइड से रिलेटेड जो एंगल है वो यहाँ लिख देंगे, उससे रिलेटेड जो उसके रिलेटेड नहीं है उनके बीच में जो एंगल होगा, अगर ABC ट्राइंगल बना लेते हैं तो जो इन 2 साइडों में मौजूद नहीं है उससे रिलेटेड एंगल यहाँ लिख दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर रिफर्स करें यहाँ अल्फ़ा लिखा है तो यहाँ ए नहीं आएगा, तो इस तरह से ये आपका आंसर है। उसके बाद ये आपके पास सरकम रेडियस का फार्मूला है, R कैपिटल ABC/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल, और 57 नंबर है कि अगर एक सर्कल जो है, द सर्कल इंस्क्राइब विद इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर सर्कल बन रहा हो तो उसको इन सर्कल कहते हैं, तो ये याद कर लीजिएगा, ये मैट्रिक में भी था। और उसके बाद 58 नंबर है पीरियड ऑफ टेन थीटा, तो टेन थीटा को आप इक्वल टू हल करें कि ये वैल्यू इसकी आ जाए, रिपीट हो जाए तो 90 पे आती है वैल्यू इसकी, तो 90 इसका पीरियड है टेन का। और इसी तरह से साइन का पीरियड 2 पाई होता है, तो हम 2 पाई बनाने के लिए कितना नंबर यहाँ रखें कि 2 पाई बन जाए, तो पाई रखूंगा तो 2 पाई 2 पाई बन जाएगा, तो ये पाई रखना होगा, ये इसका पीरियड है। इसी तरह से कॉस का पीरियड भी 2 पाई होता है। साइन थीटा = 0, थीटा = 0 की वैल्यू मालूम करनी है, तो थीटा को आप सेपरेट कर दें, तो साइन इनवर्स 0 जो है वो 0 होता है, और उसके बाद 2 पाई एंड 4 पाई एंड सो ऑन, एन पाई तक जाता है ये, 2n पाई तक, 2n पाई तक जनरलाइज फॉर्म में हमने आंसर लिखना है कि हर 2 पाई पे वैल्यू रिपीट होती रहती है, हर 2 पाई पे वैल्यू रिपीट होती है। जब एक साइकिल मुकम्मल होता है तो वैल्यू सेम आ जाती है, फिर दूसरे साइकिल पे वैल्यू सेम आती है, फिर तीसरे साइकिल पे, इसलिए हर 2 पाई पे वैल्यू रिपीट होती है, इसलिए 2n पाई लिख दिया है। और n जो है वो आपका ये नंबर होना चाहिए इंटीजर, ठीक है। इसके साथ ही आप लोगों को ये मैंने 60 MCQs जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे मेरी नज़र में, वो मैंने कंपाइल किए हैं और आपको समझाने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुके होंगे और इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए और आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स ज़रूर किया करें, ताकि मुझे मालूम हो सके कि हम किस लेवल पे खड़े हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।